गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज फिर हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसमें से लगभग अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न आता है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और वो है हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान के बारे में, लेकिन आज हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ये जानेंगे कि किस प्रकार हम कम समय में और बहुत ही आनंददायक क्षणों में जो है उसको हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि उच्चारण स्थान है क्या। उच्चारण स्थान होते क्या हैं? देखिए, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमारे मुख के जो भिन्न भिन्न प्रकार के भाग हैं, जैसे तालु है, हमारी जिह्वा है, कंठ है, दंत हैं, तो इनका जो वर्णों को उच्चारण करने में कहीं ना कहीं उनका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके बिना तो संभव ही नहीं है किसी वर्ण का उच्चारण करना। तो किस वर्ण का उच्चारण जो है करते हुए किस उच्चारण स्थान की जरूरत पड़ती है हमें, है ना, यानी कौन कौन से वो स्थान है जो प्रभावित होते हैं और किस किस वर्ण से होते हैं, इस बारे में आज हम पूरा विस्तारपूर्वक यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने क्या करना है, छोटे छोटे सूत्र याद करने हैं 4-5, ठीक है, जिससे हम सारा उच्चारण स्थान समझ लेंगे। वो सूत्र क्या है? पहला है अकुहु कंठ। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है और ये वो सूत्र है, यानी ये जो वर्ण हैं ये कहां से उच्चारित होंगे? कंठ से उच्चारित होंगे। वो मैं बाद में आपको विस्तारपूर्वक आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा ईचु यश तालु। ठीक, तीसरा है ऋतु रस मूर्धा। तूसस दंत। तूसस क्या है? दंत। और उपूप क्या है हमारा? ओष्ठ। किस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में इसको समझेंगे वो आज जान लेते हैं। ए आई कंठ तालु। ओ औ कंठोष्ठ। ठीक है, व दंत और ओष्ठ। और जो हमारे जो पंचम वर्ण हैं, यम ग अण और न, ये सभी, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। ठीक, अब देखिए, ये जो सूत्र है छोटा सा अकुहु कंठ, इसका अर्थ क्या है? ये सारे क्या है हमारे? ये उच्चारण स्थान है। कंठ भी उच्चारण स्थान है। तालु, जो हमारे दंत का जो पिछला हिस्सा होता है उसे हम तालु बोलते हैं। मूर्धा जो है हमारे जो मुख में जो ऊपरी हिस्सा है उसे मूर्धा बोलते हैं। दंत दांत, ओष्ठ जो है हमारे ओष्ठ हैं। ठीक है, इनसे ही मिलकर के फिर आगे ये कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ ये बनता है। तो अकुहु में कौन कौन से वर्ण आएंगे उनको हमें समझना है। देखिए, अ है तो यानी इसका अर्थ क्या है? अ और आ, ये इसमें आ गए। कु का अर्थ क्या है? जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले, जो कुअरग है,
उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये कु का अर्थ है कुवर्ग, और कुवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, और अंत में क्या है? ह। यदि आप इसको अलग अलग याद करें सभी वर्णों को, इन जो स्वरों और व्यंजनों को, तो शायद आपको बड़ी दिक्कत आएगी, एक समस्या आएगी याद करते हुए। लेकिन अगर एक छोटा सूत्र आपने याद कर लिया, अकुहु कंठ, परीक्षा में कुछ भी अवर्ण आता है आप देख लें कि उसमें कौन सा सूत्र वहां पर फिट बैठ रहा है। अब अकुहु कंठ है, अकुहु का अर्थ है कि अ, आ, क, ख, ग, घ, ग और ह, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। बजाय अलग अलग याद करने के बस आपको ये याद करना है अकुहु कंठ। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? इचु यश तालु। अब देखिए ई का अर्थ क्या हुआ यहां पर? ई, ठीक है। अब चू का अर्थ क्या है? चुवर्ग से है, तो च, छ, ज, झ, य। ठीक, और अंत में क्या है? य और श। देखिए अब कितने वर्ण हैं, आप अलग अलग याद करने लग जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी मतलब एक खिचड़ी पक जाएगी मस्तिष्क में, है ना। लेकिन जब सूत्र उसका याद करेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा इचु यश तालु, अकुहु कंठ। इनको पहले इनको याद कर लीजिए आप, अकुहु कंठ, इचु यश तालु, ऋटु रस मूर्धा। ये तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो वर्ण है वो किस में आता है। अब इचु यश में देखिए ये ई, च, छ, ज, झ, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु। अब देखिए ऋटु रस मूर्धा, री का मतलब क्या है? री का अर्थ तो री है ना, री है। टू, टू का अर्थ है टुवर्ग। टुवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण, यही आते हैं। आगे क्या है? र और श। ठीक, ऋटु रस मूर्धा, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है इन सभी वर्णों का वो क्या रहेगा? मूर्धा रहेगा। कंठ, तो जब इनकी आवाज कहां से आएगी? कंठ से आएगी। स्वर कहां से निकलेगा? कंठ से। तालु है, जब बोलेंगे हमारी जीवा कहां स्पर्श करती है? च, दांत से पिछला हिस्सा, यानी च बोल के देख सकते हैं आप, छ, ज, वो होता है हमारा मुख में तालु। मूर्धा क्या होता है? जब जिह्वा जो है ऊपरले हिस्से से टकराएगी मुख में, जैसे हम बोलते हैं ट। अब हमारे आप बोल के देखें कि आपकी जो जिह्वा है कहां स्पर्श करती है, जिस भाग को वो स्पर्श कर रही है मुख के ऊपरी भाग को, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूर्धा कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श। ठीक है, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा है। अगला जो सूत्र है हमारा तुसस। तुसस का अर्थ है, यानी तू का अर्थ क्या है? त्वरग से, तो यहां हो गया त, थ, द, ध, न, और आगे क्या है? स। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। जब इनका उच्चारण करेंगे हमारी जिह्वा हल्का सा दांत से स्पर्श करेगी। दांत को देखना बोल करके, त दांत से स्पर्श करते हैं जिह्वा, थ, द, इसलिए क्या उच्चारण स्थान है इनका? दंत। तुसुस, दंत। आगे है उपुप। उ का अर्थ क्या है यहां पर? उ और ऊ। ठीक, इस विषय को आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रश्न जरूर आता है यहां से, उच्चारण स्थान जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए इनका। इससे जो संक्षिप्त रूप और कोई नहीं है। अगर आपको उच्चारण स्थान समझने हैं, उनको जानना है, सीखना है, इससे जो छोटा रूप है और कोई नहीं मिलेगा आपको, यदि आपको उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये सूत्र जो हैं छोटे छोटे सूत्र हैं, आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। उप का अर्थ क्या है? उ, और पू का अर्थ है वर्ग। वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। आप बोल करके देखें
उ, हमारे ओष्ठ की देखना आप, उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती है, प, उनकी स्थिति देखना आप, फ, वो मिलते हैं आपस में, भ, म, इस प्रकार ओष्ठ। ए और ऐ, ए ऐ जो है, इनका जो उच्चारण है, हमारे स्थान जो है वो दो हैं, कंठ भी है और तालु भी है। स्वर कंठ से भी निकलता है और तालु से भी जो है जीवा स्पर्श करती है, ए ऐ हल्के सा, ठीक है। तो ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ दोनों है, कंठोष्ठ। और ओ व का क्या है, दंतोष्ठ है। और जो पंचम वर्ण है किसी भी वर्ग के, यम गण न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, ठीक है। तो इनका जो हम क्या कहेंगे, इनको नासिका है, इसको कहेंगे हम नासिक्य, ठीक है, नासिक्य वर्ण। ये कंठ है, इसको क्या कहेंगे हम, कंठ्य वर्ण, है ना, कंठ्य। ये कौन से वर्ण, तालव्य वर्ण है ये, क्योंकि ये भी तो आ सकता है ना परीक्षा में कि तालव्य वर्ण कौन सा है। अब तालव्य आप सोचेंगे, तालव्य हमने तो तालु पढ़ा है, तालव्य तो हमने पढ़ा ही नहीं। जो तालु से बोले जाते हैं उनको ही तालव्य बोलते हैं। जिनका जो उच्चारण है तालु से होगा उन्हीं वर्णों को हमने तालव्य कह दिया, उसमें कोई अलग तो है ही नहीं। जिनका उच्चारण स्थान कंठ से हुआ उनको कंठ्य कह दिया, तालु से हुआ तालव्य कह दिया, मूर्धा से हुआ मूर्धन्य कह दिया, है ना, मूर्धन्य, ठीक। दंत से हुआ इनका उच्चारण स्थान, तो क्या कह दिया इनको हमने, दंत्य, ठीक, ये हो गया। और ओष्ठ है, इसको क्या कह दिया, ओष्ठ्य, ये हो गया, है ना। बाकी ये आप जैसे ए है कंठ तालु करना है, ओ है कंठोष्ठ करना है, इस प्रकार से। तो ये जो सूत्र हैं आप अच्छे से इनको याद कर लें। अकुहु कंठ, इचु यस तालु, ऋटुरस मूर्धा, तुसस दंत और उपुप ओष्ठ। तो आपको इसमें आगे दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। ये होते हैं हमारे जो मुख से जो भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चारण स्थान, जहां से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। इसके बाद जो एक मुख्य बात है इसमें अलग से, वो होती है प्रयत्न के आधार पर। देखिए, एक होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और एक होते हैं बाह्य प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम स्वर और व्यंजन, यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें, उसमें हमने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन भी किया है। वहां पर स्वरों का विभाजन, वहां 4 भेद होते हैं। और जब व्यंजन कराए थे तो व्यंजन में आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वहां पर व्यंजन के 8 भेद आपको कराए गए थे, स्पर्श, संघर्षी, संघर्षी, वो सभी। लेकिन अगर मैं बाह्य प्रयत्न की बात करूं, संस्कृत में तो बाह्य प्रयत्न काफी होते हैं, लेकिन यहां हम ज्यादा विस्तार से नहीं इसको पढ़ेंगे। केवल हमने क्या करना है, अघोष स्वर यंत्रियों में जो कंपन होती है हमारी, उसके आधार पर मैं बात करता हूं। देखिए, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक कर लेते हैं स्वर यंत्रियों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम कर लेते हैं प्राणत्व के आधार पर, ठीक। यहां लिख देते हैं हम वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, स्वर यंत्रियों के आधार पर, या यूं कह लीजिए सब स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर कर लीजिए, कंपन के आधार पर, ठीक है। कंपन के, स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर, ठीक, कंपन के आधार पर। अब इसके हम 2 भेद कर लेते हैं यहां पर। एक हो जाता है अघोष और दूसरा हो जाता है घोष। अब अघोष को क्या होते हैं, ये वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण में हमारी जो स्वर यंत्रियां हैं उनमें कोई कंपन नहीं होता। घोष क्या होता है,
कहते हैं ना घोष, नाद, शोर, ध्वनि, और अघोष शांत, है ना। तो यहां पर जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो स्वर यंत्रियां हैं ना उनमें कंपन नहीं होता। वो कौन कौन से हैं देखिए, पहला और दूसरा सभी का, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ठीक है। ये पहला और दूसरा सभी वर्गों का हमने पहला दूसरा ले लिया। इनका उच्चारण करने में जो स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, और तीनों जो है हमारे क्या आ जाएंगे, वो श आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 13 हो जाते हैं अघोष, ठीक, पहला दूसरा और ये सारे। उसके बाद बात करते हैं घोष की। घोष में क्या होगा हमारा, जो पहला दूसरा यहां है तो घोष में हो जाएंगे हमारे तीसरा, चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब इसका जो है तीसरा क्या बनेगा, क ख। अब यहां देख लें हम ग, ठीक है, एक मिनट, इसको जो है हम क ख है ना, यहां करते हैं ग, ठीक है, घ और ग। तीसरा, चौथा और पांचवा वो कहां आ जाएगा, घोष। यानी इनका उच्चारण करते हुए घोष होगा, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है इनका उच्चारण करते हुए। आगे च छ यहां है तो यहां हम करेंगे इसका ज झ य, ये घोष व्यंजन है सारे, ठीक है। ट ठ है, ड ढ और अण, ठीक, त थ, द ध और न, और प फ, ब भ और म। इसमें ही और क्या आ जाएंगे हमारे, य र ल व, और एक आ जाएगा यहां पर ह, ठीक है। ये हो गए हमारे घोष। और इसमें जो है हम स्वर भी ले लेते हैं सभी, ठीक है। ये जो है हमारे स्वर भी आ जाते हैं, 11 जो है स्वर हैं, और ये कितने हैं, 20 ये हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 31 हो जाते हैं। 31 और जो 13 हैं वो कितने हो जाएंगे, 44 वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर हमने दो भेद उसके कर लिए हैं, अघोष और घोष। यानी अघोष में कंपन नहीं होता, घोष में कंपन होता है। कौन कौन से हैं घोष, पहला दूसरा वर्ण सभी का, और तीनों जो हैं वो श आ जाएंगे। और घोष कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और उसमें य र ल व ह और सभी स्वर आ जाएंगे। तो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि ज जो है वो अघोष है या घोष है या अल्पप्राण क्या है क्या नहीं है, वो सब पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। इसको भी दो प्रकार से विभाजन किया जाता है। एक होता है अल्पप्राण, ठीक है, और एक होता है महाप्राण। देखिए अल्पप्राण क्या होता है, जिनका उच्चारण करने में जो श्वास बल है ना हमारा वो कम लगता है, बहुत, है ना, बिल्कुल कम। वो कौन कौन से हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का हमने लेना है पहला, तीसरा और पांचवा। क, ग और ग, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब और म। ठीक है, एक तो ये अल्पप्राण है। दूसरा इसके साथ जो है ये जो उत्क्षिप्त में आता है अड़, ये भी यहीं आएगा, ठीक है। और य, र, ल, व, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं अल्पप्राण की। इनके उच्चारण में भी श्वास बल जो है ना बहुत कम लगता है, और हम सभी स्वर भी यही ले लेते हैं अल्पप्राण में, सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए कि कौन सा वर्ण जो है किस प्राणत्व के आधार पर किस श्रेणी में आएगा, वो अल्पप्राण कहलाएगा या महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। ये सभी जो है ये अल्पप्राण हैं।
तो महाप्राण क्या है, जिनका उच्चारण करने में जो श्वास बल है ना वो थोड़ा ज्यादा लगता है, और अल्प प्राण में कम लगता है, महाप्राण में। महाकार क्या है, ज्यादा, अल्प का मतलब कम। ठीक है, अब वो कौन से हैं महाप्राण वाले जिनमें ज्यादा लगेगा, दूसरा और चौथा। देखिए ये पहला, तीसरा, पांचवा है, तो यहां करेंगे हम ख घ, ठीक है, छ झ, त्वरक का ठ ढ, ठीक है, त्वरक का थ और ध, ठीक है, वरक का फ और भ, है ना, ये हो गए। उसके बाद श स स और ह, ये हो जाता है। ठीक, और जो उत्क्षिप्त में दूसरा है वो व्यंजन ये ढ़, ये भी इसी श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे महाप्राण हो गए, और ये क्या हैं, अल्प प्राण हैं। ये प्राणत्व के आधार पर इनका वर्गीकरण हमने कर दिया, और ये स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर। क्योंकि देखिए ये थोड़ी ना हमें पता कि परीक्षा में क्या प्रश्न आ जाए, खाली यही थोड़ी पूछेगा वो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अघोष में कौन सा वर्ण आता है, घोष में कौन कौन सा वर्ण आता है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख भी लें। ठीक है ना, सबसे जो अच्छा तरीका है ना तैयारी करने का, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप लिखें अपने हाथ से। ठीक है, 1, 2 या 3 बार आप वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। उच्चारण स्थान भी उसका बिल्कुल जो है संक्षिप्त रूप मैंने सूत्र के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपके वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है वो यहीं पर संपन्न होती है। तो आप सभी का भविष्य जो है उज्जवल हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।